Assalamualaikum to all. Today we will discuss the steps of writing a thesis के कौन कौन से steps हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एक प्रॉपर वे में थीसिस को लिखने में। तो इन सब स्टेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वो चैप्टर्स क्रिएट करने होते हैं अपने थीसिस के लिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड करनी होती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्टली जो हम लोग ओवरऑल आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड डिसर्टेशन के इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विच डिग्री रिक्वायर्ड थीसिस एंड विच डिग्री रिक्वायर्ड डिसर्टेशन के कौन सी डिग्री के लिए हमें थीसिस यूज़ करना है और कौन सी डिग्री के लिए हमें डिसर्टेशन यूज़ करना है। और उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमें थीसिस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, किस तरह हम अपने थीसिस राइटिंग को कर सकते हैं, किस तरीके से ये स्टेप जो है वो हमें हेल्प करेंगे कि हमने अपने थीसिस को स्टार्ट करना है। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से चैप्टर में कौन सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है थीसिस में और उस आउटलाइन को हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स जो हैं उसको हम लोग यूज़ कर अपने थीसिस को अच्छा और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो है वो किस तरह बना सकते हैं, एक प्रॉपर वे में थीसिस को एक अच्छा किस तरह बना सकते हैं, वो वाली फॉर्मेटिंग टेक्निक्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। So what is the difference between dissertation and thesis? जो थीसिस है, जब हमने मास्टर या ग्रेजुएट्स में अगर हम लोग कोई भी अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं और अपनी रिसर्च को अब हमने कंपाइल करना है, तो मास्टर और ग्रेजुएट्स लेवल में जब हमने अपनी रिसर्च को कंपाइल करना है तो उसके लिए जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं थीसिस। ठीक है। मतलब बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जब हम अपना को डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कोई भी उस अपने रिसर्च वर्क को कंपाइल करने के लिए, तो उसको उस डॉक्यूमेंट को हम लोग थीसिस कहते हैं। और जब हमने पीएचडी में अपना जो काम किया हुआ है उसको हम लोगों ने कंपाइल करना है। ठीक है। अपने रिसर्च वर्क अगर हमने पीएचडी में किया है और उसको हमने कंपाइल करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा डिसर्टेशन। अब मेनली जो है वो डिसर्टेशन और थीसिस में ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। थीसिस भी वही होता है जो डिसर्टेशन है, थीसिस में भी वही मेनली स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं जो कि डिसर्टेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। तो इनमें ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्टली लोग जो है वो थीसिस ही करते हैं क्योंकि पीएचडी तक तो कोई कोई बंदा ही जाता है, तो ग्रेजुएट्स और मास्टर लेवल के लिए थीसिस ही रिक्वायर्ड होता है। तो हम थीसिस के जो मेन स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं आज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस का, हमने किस तरीके से हमने अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया था, हमने उसके ऊपर ओवरऑल रिसर्च कर लिया। अब हमारे पास एक टाइम आ गया कि हमने अब ओवरऑल रिसर्च वर्क को एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है, एक प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट करना है कि लोग उसको पढ़ें, लोगों को पता चले कि क्या है ये, और मेरा ये जो है वो फाइनलाइज हो जाए मेरा थीसिस जो है, ताकि जो चीज़ें मैंने सर्च आउट की हैं उन सबको मैं कंपाइल कर सकूँ। ठीक है। तो वो थीसिस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग अपने थीसिस में टाइटल पेज ऐड करते हैं। ठीक है। अब टाइटल पेज के ऊपर हमारी जो है ओवरऑल जो टॉपिक है, प्रॉपर मेन टॉपिक जो है वो लिखा हुआ होता है, हमारा नाम लिखा हुआ होता है, हमारा बैच लिखा होता है, हमारी डिग्री बताई जाती है, यानी कि हमारी कौन सी डिग्री है, हम ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, एमफिल के स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट हैं उसका बताया जाता है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ आपका डिपार्टमेंट लिखा जाता है और उसके साथ जो है वो आपका रोल नंबर जो है वो भी लिखा जाता है। एक प्रॉपर, ये मैंने एक सैम्पल के तौर पर यहाँ पर एक पेज जो है वो ऐड किया है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक टॉपिक है, फिर इसके नीचे नाम है और नाम के बाद जो है वो रोल नंबर है, फिर डिग्री बताई गई है और फिर हमारा एंड पे
सेशन बताया गया है और हमारा यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया है कि इस तरीके से आप जो है अपना टाइटल पेज जो है वो क्रिएट करते हैं। आपके सुपरवाइज़र जो है वो आपको इसमें गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरीके से अपना टाइटल पेज जो है वो बनाना है आपकी यूनिवर्सिटी और आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का एक पेज आता है जो हम लोग ऐड करते हैं टाइटल पेज के बाद। एक्नॉलेजमेंट के पेज में जो है वो हम लोग थैंक्स कर रहे होते हैं, अपने सुपरवाइज़र को कर रहे होते हैं, उसके अलावा अपने पेरेंट्स को कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला को थैंक्स कर रहे होते हैं कि उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी कि हमने ये रिसर्च वर्क किया और एक नई चीज़ को फाइंड किया। तो हम एक्नॉलेजमेंट में ये चीज़ें जो है मेन ऐड करते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डेडिकेशन। डेडिकेशन के अंदर ऐसा सच हम लोग अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मेरा नाम क्या है और मेरे फादर का नाम क्या है और मैंने किस टॉपिक पे काम किया है और मेरा जो है वो कौन सी डिग्री है, बैचलर की है या मास्टर्स की है, उसके बारे में हम लोग डेडिकेशन में बता रहे होते हैं, ठीक। फोर्थ वन पेज जो हम अपने थीसिस में ऐड करते हैं वो है डिक्लेरेशन। इसके अंदर हम लोग अपना नाम बताते हैं, अपने टॉपिक का नाम बताते हैं, अपना मेन ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमने किस ऑब्जेक्टिव की बेस पर इस पूरी रिसर्च को कंडक्ट किया और लास्ट में हम लोग अपने सुपरवाइज़र को थैंक्स करते हैं, अपने सुपरवाइज़र के बारे में बताते हैं और उस पेज को कंडक्ट करते हैं। इसलिए डिक्लेरेशन के पेज को हम इसलिए कंडक्ट करते हैं कि हम अपने सुपरवाइज़र का नाम लिख सकें और ताकि उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो वहाँ पर ले सकें ताकि अप्रूवल हो जाए, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थीसिस कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाता है जो कि एक प्रॉपर वे में होता है कि जितने भी हमारे वहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे एक्सटर्नर्स जो हमारी प्रेजेंटेशन को सुन रहे होते हैं, जो कि हमने अपनी रिसर्च आर्टिकल की होती है, रिसर्च वर्क की जो हम ओवरऑल प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी जो भी वहाँ पर एक्सटर्नर्स वहाँ पर होते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, जो बाहर की दूसरी यूनिवर्सिटी से आए होते हैं, तो उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो इस पेज पर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। वो आपका अपना होता है कि आपके कौन से एक्सटर्नर्स हैं, वो उनके पेज जो हैं उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो हम इस पेज पर अपने थीसिस के ऐड करते हैं, ठीक। ऐसा ये वाले जो थीसिस के पेजेस हैं ये मोस्टली हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़र आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको गाइड अगर प्रोवाइड नहीं करते तो प्रॉपरली गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरीके से ये वाले पेजेस जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो ऐसा चीज़ में इतनी परेशानी वाली कोई भी बात नहीं, वो हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से, हर डिपार्टमेंट के लिहाज से जो है वो आपको सुपरवाइज़र जो है रिक्वायर्ड कर देती है। अगर कोई भी किसी को फिर भी कोई मसला है और वो थीसिस कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको खुद ये वाले पेजेस जो है वो रिक्वायर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी इशू है तो आप जो है वो आकर मेरे से कमेंट सेक्शन में आकर थीसिस के पेजेस जो हैं फ्रंट स्टार्टिंग वाले पेजेस जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है 6th वन में वो हम लोग ऐड करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हम लोग मेन हेडिंग ऐड करते हैं, उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स ऐड करते हैं। सब ओवरऑल हम इसके अंदर हर चीज़ को ऐड करते हैं, यानी कि मेन हेडिंग ऐड कैसे की है, अगर हम कहते हैं कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी मेन हेडिंग है तो ये सब हेडिंग है, सर्वे, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, ये सब हेडिंग है। उसके अलावा हम लोगों ने अगर रेफरेंसेस ऐड किए हैं, अपेंडिक्स ऐड किया है, कुछ भी ऐड किया, हम सारा की सारी चीज़ें जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करते हैं ताकि एक सीक्वेंस से ये चीज़ जो है वो नज़र आए और एक प्यारा से एक लुक आए कि हमारे इस पेज पर थीसिस इस पेज पर ये वाला टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि किसी ने अगर वो टॉपिक पढ़ना है तो डायरेक्टली वो उस पेज पे चला जाए। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप सबको पता है कि हमारे पास ओवरऑल एक कंपाइल होता है कि जो ओवरऑल रिसर्च वर्क में हम लोगों ने काम किया होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो है वो बता रहे होते हैं। ऑलमोस्ट कह लें कि 200 to 400 वर्ड्स के दरमियान जो है वो हम लोग ने यहाँ पर अपना अब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। थीसिस में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, हाफ पेज कह लें मोस्टली कि हाफ पेज का जो है वो हम अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जिसमें हम अपना टॉपिक बताते हैं, उसका अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमने ये काम क्यों किया, हमारा मेन पर्पस क्या था और फिर हमने अगर ये किया है तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आए हैं। तो वो एक ओवरऑल स्टडी को कंपाइल करते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1, जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट के बाद इन सारे पॉइंट्स के बाद बनाते हैं और सबसे पहला चैप्टर होता है हमारे पास इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में मिनिमम आपके पास 11 से 15 पेजेस यानी कि 11 to 15 पेजेस जो हैं वो आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए जिसके ऊपर आपने मेन चीज़ें लिखी हों। अब कुछ लोग इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिटरेचर रिव्यू भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि इंट्रोडक्शन अलग चीज़ होनी चाहिए और लिटरेचर रिव्यू जो है उसको अलग से लिखना चाहिए
चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं, उनके बारे में मोस्टली आप उनके एक एक पॉइंट के बारे में बताते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने सर्वे किया है तो सर्वे क्या है, ठीक है, आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर सर्वे कर रहे हैं कोई जूस फैक्ट्री का, तो जूस फैक्ट्री क्या है, ठीक है, आप उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में अगर देखें तो आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई स्टडी कर रहे हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बताएंगे। आप बताएंगे कि हाँ, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे पाकिस्तान में कितनी है। उसके अलावा आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी बता सकते हैं, उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये वाली चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट पिक्चर्स एंड डायग्राम्स ऐड करके उसको प्यारा सा कर सकते हैं कि ताकि वो आपके टॉपिक को डिस्क्राइब कर सके इजीली। डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू आप बता सकते हैं, यानी कि ये चीज़ अगर फॉर एग्जांपल ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये किस पॉइंट के साथ लिंक करती है और क्या क्या चीज़ें इससे बनती हैं या क्या क्या चीज़ें इससे इफेक्ट होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। आप इस तरह से एक ड्रामेटिक तौर पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ही हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, यानी कि हमें इस स्टडी की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है स्टडी की, उसको भी इंक्लूड करते हैं। और अपने मेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अपना मेन ऑब्जेक्टिव और इसके जो सब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनको भी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही इंक्लूड करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है और हमने इसके में क्या क्या चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव में रखी हैं कि हमने इसके ऊपर स्टडी करनी है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं। चैप्टर जो है वो हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास पास्ट स्टडी होती है हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो है। जिन लोगों को लिटरेचर रिव्यू का नहीं पता क्या होता है और हम इसको क्यों करते हैं और किस तरह से हम लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं, एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं, कौन से फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पे लेक्चर जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ ये भी चीज़ बताई गई है कि आपने अपने आर्टिकल्स जो है लिटरेचर रिव्यू के लिए किस तरह फाइंड करने हैं गूगल से जाकर। इन सारी चीज़ों की भी गाइडलाइन तो आपको चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड की जा सकती हैं और अपने टॉपिक को किस तरीके से एक अच्छा फॉर्मुलेट किया जा सकता है कि आपका ओवरऑल थीसिस जो है वो ओवरऑल रिसर्च वर्क जो है वो अच्छा हो, ठीक है। तो लिटरेचर व्यू में हम अपनी पास्ट स्टडीज़ को ऐड करते हैं। कम से कम आपके पास वो वाली स्टडीज़ होनी चाहिए जो कि अगर आप 2012 में स्टडी अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो 2011 के जितने आर्टिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो होने चाहिए या उससे 5 साल पीछे के होने चाहिए। मतलब ज़्यादा पुराने भी ना हो और ज़्यादा जो है वो न्यू ना हो, मिड वाले हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है और आप इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले आप लिखते हैं वो वाला लिटरेचर ऐड करेंगे जो कि न्यू है। उसके बाद अगर 2011 का न्यू है फिर 2010 का ऐड करेंगे, फिर अगर 2010 का है या 2009 का उसका ऐड करेंगे। एक सीक्वेंस के थ्रू आप लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। अब हमारे पास थर्ड वन चैप्टर आ जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या मटेरियल एंड मेथड्स भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम अपने मेन टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं, हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या आती है, हमने उसमें से सैम्पल किस तरह से सिलेक्ट किया। अब सैम्पल हमने सेलेक्ट किया है तो कौन सा सैम्पलिंग डिज़ाइन यूज़ किया है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है, और उसके बाद अगर कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है तो उसके अंदर कोई फार्मूला जो यूज़ किया है डिफरेंट ऑथर्स का, ठीक है, डिफरेंट राइटर्स का, वो जो फार्मूला है वो हमने कहाँ से यूज़ किया है, कौन सा फार्मूला किया है, किस वजह से किया है, हमने ये टेक्निक क्यों यूज़ की है। वो सारी चीज़ें जो है हम मटीरियल एंड मेथड्स में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो भी हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, यानी अगर हम लोग अपने इसके ऊपर रन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बना रहे हैं, तो हमने ये चीज़ बतानी है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बना रहे हैं इसके ऊपर और वो हम लोग क्यों बना रहे हैं, ठीक है, वो वजह देनी है। और वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या शो करती हैं ये भी आपने बताना है मटीरियल एंड मेथड्स में। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट रन कर रहे हैं इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर एफ टेस्ट रन कर रहे हैं या अनोवा रन कर रहे हैं, तो आपने अनोवा और एफ टेस्ट के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं और इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चलना है। तो हर चीज़ को आपने बताना है, सिर्फ इंटरप्रिटेशंस नहीं करनी है आपने यहाँ पर टेस्ट किए, बाकी आपने हर चीज़ को बताना है। अगर आपने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है, अगर आपका सैंपल लाहौर से कलेक्ट हो सकता था लेकिन आपने सियालकोट से कर लिया है तो क्यों किया है, ये भी चीज़ आपने ऐड करनी है कि हमने अपने कन्वीनियंस के तौर पे किया है। तो आपने हर पॉइंट को यहाँ पर क्लियरली डिस्क्राइब करना होता है मटेरियल एंड मेथड्स में और उनको एक्सप्लेन करना होता है कि जो बंदा पढ़े उसको प्रॉपरली समझ आ जाए, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अब हमने जो भी मटेरियल एंड मेथड्स में अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को या कोई एनालिसिस को बताया था, ठीक है, कि हम ये वाला एनालिसिस कर रहे हैं और इसकी ये रिकमेंडेशंस थी, अब हमने उनको अप्लाई किया। अब उनके जो रिजल्ट टेबल्स होंगे और जो उनका आउटपुट रिजल्ट होगा उसको हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में ऐड करेंगे और उस साथ में उनकी इंटरप्रिटेशंस करेंगे कि जो उनकी आउटपुट की वैल्यूज़ आई होंगी उसके लिहाज से हम अपने डाटे को इंटरप्रेट करेंगे और अपना कंक्लूड करेंगे कि भाई ये क्या वैल्यूज़ जो है वो हमें क्या शो कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास 5th चैप्टर होता है वो होता है कंक्लूजन का। आप ओवरऑल रिसर्च वर्क कर लिया हमने, अब हमने उसको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन एंड अब्स्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट द सेम, बट अब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग जो है वो मिनिमम मतलब हाफ पेज तक करते हैं। कंक्लूजन हमारा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में हम इतना ज़्यादा जस्टिफाई ना करें, सिर्फ मेन पॉइंट बताएं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमने इसको क्यों, ठीक है, हम इसे क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अलावा हम इससे उसके ऊपर कौन सा एनालिसिस किया है और क्या रिजल्ट्स आए हैं। इस तरह कंक्लूजन में भी हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास लिमिटेशंस एंड सजेशंस। अब हर रिसर्च वर्क की कोई ना कोई लिमिटेशंस की ज़रूर होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया हो वो प्रेफरेबल ना हो। जब हमने डिज़ाइन यूज़ कर लिया तो हमें अंदाज़ा हुआ हो कि भाई इस डिज़ाइन के अलावा अगर ये वाला डिज़ाइन यूज़ किया जाता तो ज़्यादा सही होता, ठीक है। या आपने किसी के साथ क्रिटिसाइज़ करना है, किसी के वर्क को क्रिटिसाइज़ करना है, तो आप वो भी इसको ऐड कर सकते हैं कि भाई उसने ये वर्क जो है वो इस तरह से किया था तो मैंने इसको ज़्यादा तरीके से किया है, तो उसमें ये लिमिटेशंस आई हैं। जो हामियाँ कह लें, जो हामियाँ या जो कमियाँ रह जाती हैं आपके रिसर्च वर्क में, 2 3 4 5, वो सारी की सारी आप अपनी लिमिटेशंस में ऐड करते हैं और सजेशंस देते हैं कि मैंने ये काम किया है, अगर कोई बंदा मेरे अलावा इस टॉपिक पे काम करता है तो वो ये चीज़ें जो है उन पर गौर फिक्र करे और इनको ऐड करे। ये जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो सेम मिस्टेक्स ना करे बल्कि उनको इम्प्रूव करें, ये चीज़ें हमको बताई जाती हैं। उसके बाद जो है वो हम रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड करते हैं कि हर आर्टिकल या जोन से भी हमने साइटेशंस ऐड की हैं, जोन से भी हमने लिटरेचर व्यू में ऐड की हैं, लिटरेचर व्यू जिसका ऐड किया है उन सब के रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। ये एपीएस स्टाइल में मोस्टली ऐड किए जाते हैं थीसिस में, तो ये वाले रेफरेंसेस हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद जो है अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स जो है वो ओवरऑल थीसिस करने के बाद एक लास्ट होता है जिसके अंदर हम लोगों ने अगर कोई एक्स्ट्रा पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ठीक है, कोई पिक्चर्स हैं जो कि हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी से वो थी, लिंक आ रही थी, ठीक है, तो हम उनको अपेंडिक्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि वो अपेंडिक्स में जाके वो वाली पिक्चर्स देख लें। उसके अलावा अगर कोई फार्मूला था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबा था या कोई डेरिवेशन थी बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो हम उसको अपेंडिक्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं तो वो सारी पिक्चर्स जो हैं अपेंडिक्स में ऐड कर देते हैं, ताकि वहाँ पर वो कहते हैं एक किस्म का थीसिस में रश ना नज़र आए, वो सब जो है पिक्चर्स जो हैं वो लास्ट में ऐड कर दी जाए। मोस्टली लोग अपेंडिक्स में ऐड कर देते हैं, मोस्टली जो है अपेंडिक्स में ऐड नहीं करते, वो उसको स्टार्ट में ही जिस तरह सीक्वेंस जा रहा होता है उस तरह ही ऐड करते जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल्ड है तो उसको फिर आप अपेंडिक्स में ऐड करते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको जो है वो थीसिस किस तरह लिखते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो समझ में आया होगा और हम किस तरह से अपने थीसिस को लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी थीसिस के स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑलरेडी मैंने एक एक स्टेप पे एक एक टॉपिक पे प्रॉपर हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे भी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट कर वहाँ से प्रॉपर वे में रिसर्च किस तरह करते हैं और किस तरह से हम, आप समझ लें कि A to Z रिसर्च जो है वो आपको बताई गई है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि आप अगर बिल्कुल न्यू हैं, आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च होती क्या है, तो आप रिसर्च क्या होती है और इसको आप किस तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर मौजूद है। वहाँ से जाकर प्रॉपरली वो देख सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।